सभी का आम आदमी पार्टी की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आज अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही होने के नाते, आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद होने के नाते आज मैंने आम आदमी पार्टी की ओर से दो महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर्स बिल सदन में यानी कि देश की संसद में पेश किए हैं। प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो एक सदस्य कानून बनाने के लिए खुद ड्राफ्ट करके खुद बनाकर संसद भवन में संसद के पटल पर पेश करते हैं, उस पर सांसद बहस करते हैं, वोटिंग होती है और वो फिर कानून का रूप लेता है। जब सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून नहीं बनाती है या महत्वपूर्ण मुद्दों से मुंह फेर लेती है तो अक्सर सांसद इस महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट मेंबर्स बिल की ओर देख के इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला प्राइवेट मेंबर्स बिल जो आज मैंने आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जी के ओर से पेश किया वो है देश के करोड़ों किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक लीगल राइट, कानूनी गारंटी देने का कानून। देश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हमने देखा। उस किसान आंदोलन की जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ, उसकी दो मुख्य मांग थी। एक कि 3 काले कानून खारिज करे जाएं और दूसरा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने यह घोषणा करी कि किसानों को हम वादा करते हैं आप अपना आंदोलन समाप्त करें, हम एमएसपी के लिए कानून बनाकर उसे लीगल गारंटी देंगे। लेकिन एमएसपी का कानून नहीं बना। कानून तो दूर, एक एमएसपी की फर्जी कमेटी भाजपा ने बनाई, जिस कमेटी में सिर्फ भाजपा के समर्थक, भाजपा के पिट्ठू और भाजपा के कार्यकर्ता और सदस्य थे, जिस कमेटी का कोई औचित्य नहीं था। इसीलिए मजबूरन आम आदमी पार्टी को, जिस पार्टी ने हमेशा देश के किसान का साथ दिया, उस पार्टी ने आज इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है। मैं आज आपके माध्यम से पंजाब के लाखों किसानों को भी कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और भगवंत मान साहब की सरकार देश के किसान के साथ खड़ी है और हम सारे के सारे मान सरकार के सांसद और पूरी मान सरकार सारे किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दे के रहेंगे, दिला के रहेंगे। जो मेरा कानून है उसकी 3-4 मुख्य बिंदु मैं आपके समक्ष रख दूं, फिर मैं दूसरे कानून पे चलूंगा। पहला कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, लीगल राइट बने, और अगर किसी भी किसान को उस कानूनी गारंटी से वंचित रखा जाता है तो जो फसल को खरीद रहा है, जो परचेजर है, ट्रेडर है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या किसान का जो नुकसान हुआ उसका 200% पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इसके साथ साथ उस ट्रेडर या उस परचेजर की लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। यह एमएसपी 1 हफ्ते के भीतर देश के किसान को दिया जाएगा, उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, इस एमएसपी को स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले के तहत तय किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी मांग देश के किसान की सालों से थी, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 से लेकर 2019 के मैनिफेस्टो में लिखकर कहा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन वाला देश के किसान को देंगे। भाजपा ने तो नहीं दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी ये देश के किसान को देने जा रही है। तो ये हमारा आज का
पहला कानून बनाने के लिए बिल जो पेश किया गया भारत की संसद में, उसके बारे में मुख्य बिंदु थे। दूसरा महत्वपूर्ण बिल जो आज आम आदमी पार्टी ने सदन में पेश किया, मैंने आम आदमी पार्टी का सदस्य होने के नाते, राज्यसभा का सांसद होने के नाते पेश किया, वो है इस देश में चल रहे एंटी डिफेक्शन लॉ में एक बड़ा संशोधन। आयाराम गयाराम की जो पॉलिटिक्स इस देश में देखी, जिस पॉलिटिक्स को रोकने के लिए 10th शेड्यूल भारत के संविधान में प्रावधान लाकर एंटी डिफेक्शन कानून बनाया गया, उस एंटी डिफेक्शन कानून को आज के दौर में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वो खरीद फिरोख्त की राजनीति का रोकथाम नहीं करती है, वो खरीद फिरोख्त की राजनीति को बढ़ावा देती है। और उसके चलते रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र हो, अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड हो, हर जगह इस देश में देखा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रयोग करके डिफेक्शन को इंजीनियर किया गया। और कई बड़ी बड़ी सरकारें, उनका तख्ता पलट हुआ। और सबसे बड़ी बात, देश के आम आदमी का जो मैंडेट था, जो हर शख्स, हर मतदाता ईवीएम पे बटन दबाकर देता है, उस मैंडेट को चोरी करने का काम और पैसे से खरीदने का काम खास करके भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले कई सालों। इसलिए आज मजबूरन आम आदमी पार्टी को इस एंटी डिफेक्शन लॉ में संशोधन करने के लिए कानून, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा भारत की संसद में। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार या तो पैसे से खरीदे जाते हैं विधायक सांसद, या कोई बड़े पद या मंत्री बनाने के लालच में बिक जाते हैं विधायक और सांसद, या फिर आजकल जो नया चल रहा है सीबीआई, ईडी नाम की तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल कर कर, मुकदमे दर्ज कर कर, कोएर्जन का प्रयोग कर कर, धमका कर, उन्हें मेंटली इन्फ्लुएंस कर कर, डरा धमका कर विधायकों को और सांसदों को हॉर्स ट्रेड किया जाता है, उन्हें एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होने के लिए मजबूर किया जाता है। इस सारी जो लोकतंत्र के पाप हैं, इन पापों को समाप्त करने के लिए, इनका रोकथाम करने के लिए जो आज हम एक संशोधन बिल लाए हैं, जो भारत के संविधान में संशोधन करता है, उस बिल का सबसे मुख्य बिंदु है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पार्टी, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ा, उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ना कोई इलेक्शन लड़ पाएगा, ना बाय इलेक्शन लड़ पाएगा। यानी कि 6 साल तक उसकी चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे फुल स्टॉप लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। दूसरा बड़ा बिंदु इस बिल का, आप देखते हैं कि आजकल रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के चलते विधानसभा के स्पीकर जो होते हैं वो विधायकों को बुलाते रह जाते हैं, पार्टी का जो विप होता है वो विधायकों को बुलाता रहता है, लेकिन विधायक कभी असम में, कभी गोवा में, तो कभी राजस्थान में 5 सितारा होटल में बैठे होते हैं और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इस देश में चलती है। इसको रोकने के लिए जो दूसरा बिंदु हम इस बिल के माध्यम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बिंदु ये कहता है कि अगर विधानसभा के स्पीकर के बुलावे पे पार्टी व्हिप जारी होने के बावजूद भी अगर 7 दिन के भीतर कोई चुना हुआ सदस्य, विधायक या सांसद सदन में पेश नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से सदन में अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उसने वॉलंटरली अपने आप को मेंबर के तौर पे अलग कर लिया, इस्तीफा दे दिया, और अब वो सदन का सदस्य नहीं कहलाएगा, एमएलए या एमपी नहीं माना जाएगा।
इसके साथ साथ तीसरा बिंदु यह है कि व्हिप जो होती है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जारी करती हैं, वो सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान ही लागू होगी। यानी कि अगर कोई सांसद या विधायक नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा किसी भी मोशन पे, किसी भी बहस में कोई विचार रखना चाहे या वोट करना चाहे, अपनी पार्टी की सोच और आदेश से हटकर बोलना चाहे या वोट करना चाहे, तो उसे पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उसे अपनी सदस्यता खतरे में डालने की डर नहीं सताना चाहिए। उसे पूरा प्रोटेक्शन इस बिल के तहत, इस संशोधन के तहत मिलेगा, यानी कि व्हिप उस पर लागू नहीं होगी। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, हम सब जानते हैं कि भारत में आज के समय कानूनी तौर पे अगर किसी पार्टी को बीच में से तोड़ना हो तो उस पार्टी के 2/3 विधायक आपको अलग करने होते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर किसी सूबे में विधानसभा में एक पॉलिटिकल पार्टी के 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 30 विधायक हैं, 30 एमएलएज हैं, उस पार्टी को अगर कानूनी तौर पे आपको तोड़ना है तो आपको 30 के 2/3 यानी कि 20 विधायक अपनी तरफ करने होते हैं या उस पार्टी से अलग करने होते हैं। इस 2/3 का जो आंकड़ा है, यह देखा गया कि छोटे राज्यों में जहां विधानसभा का साइज बड़ा छोटा है, वहां बड़ा आसान आंकड़ा होता है उस आंकड़े पे पहुंचना खरीद फरोख्त करके। इसीलिए इस 2/3 को बदल के हम इस कानून में प्रस्ताव दे रहे हैं कि इस 2/3 को बदल के 3/4 किया जाए, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज माना जाए एक लीगल डिफेक्शन के लिए। तो 2/3 के आंकड़े को 3/4 आंकड़ा हमारा यह संशोधन बनाता है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट कि हमने यह देखा कि पार्टी बदलने के बाद भी, क्रॉसओवर करने के बाद भी कोई शख्स मान लीजिए शिवसेना की टिकट पे चुनाव लड़ा, वो भाजपा में जाकर बैठ गया, फिर भी जो स्पीकर होता है सदन का, वो शख्स को डिस्क्वालीफाई नहीं करता। उस प्रोसीडिंग्स को, वो जो कंप्लेंट आती है डिस्क्वालिफिकेशन की, उस सुनवाई पे बैठा रहता है। स्पीकर साहब सुनवाई नहीं करते और 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो समाप्त होने की ओर हो जाता है। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। अपनी जेब में रख ली कंप्लेंट और 5 साल कार्रवाई नहीं करी ताकि सदस्य डिस्क्वालीफाई ना हो, और खुलेआम आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते और कोई कार्रवाई नहीं होती, ना आपकी सदस्यता छीनी जाती है, आपसे जाती। इसमें बदलाव करते हुए हमने ये कहा है कि जब भी इस प्रकार का पार्टी बदलने का और पार्टी बदलने की वजह से एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की कोई पिटीशन या कंप्लेंट अध्यक्ष महोदय यानी कि स्पीकर के सामने आती है, तो स्पीकर को 30 दिन के भीतर यानी कि 1 महीने के भीतर उस पर फैसला लेकर अपना वर्डिक्ट सुनाना होगा। ये मुख्य तौर पर 5 बड़े संशोधन हमने एंटी डिफेक्शन कानून के अंदर प्रपोज करे हैं। इस मंशा से प्रपोज करें हैं कि इस देश के आम आदमी का, इस देश की आम औरत का जो वोटिंग का अधिकार है, वो चुनाव के बाद कोई पार्टी अपने पैसे से या अपनी एजेंसियों के बल से खरीद ना सके। इस देश में सबसे अनमोल चीज है देश के आम इंसान का मत, उसका वोट। वो वोट बिकना नहीं चाहिए और किसी पार्टी में वो क्षमता नहीं होनी चाहिए, वो नियत नहीं होनी चाहिए कि वो मैंडेट को, लोगों के मैंडेट को चुरा ले। इस मंशा के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने इस कानून को आज सदन में पेश किया, सदन की पटल पे रखा है और उम्मीद है कि संसद में जल्द इस पर बहस होगी और ये कानून का रूप अवश्य लेंगे। इस संदर्भ में किसी का कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। और कोई सवाल हो? रेलवे जो चारों तरफ है, हाँ जी,
देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय है। सितंबर 2021 में बहुत ही धूमधाम से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने इस गुरुद्वारा साहिब सर्किट ट्रेन की घोषणा करी और कहा कि हमारे धर्म के, हमारे सिख धर्म के कई बड़े तख्त और कई बड़े महत्वपूर्ण गुरुद्वारा साहिब को जोड़ा जाएगा ट्रेन के माध्यम से, और 11 दिन के भीतर संगत उस ट्रेन में घूमकर आराम से, पूरी सुविधा से दर्शन कर पाएगी और अंत में वो 11 दिन की यात्रा श्री अमृतसर साहिब आकर समाप्त होगी। दुख की बात यह है कि सितंबर 2021 से लेकर आज तक इस योजना की फाइल भी नहीं चली। ऐसी कोई ट्रेन रेल की पटरी पे दौड़ना तो दूर, इस मसले पर अभी तक सरकार ने विचार भी नहीं किया। यानी कि सिर्फ एक घोषणा थी और वाहवाही लूटने का काम सरकार ने सितंबर 2021 में किया। हो सकता है कि ये पंजाब के चुनावों के मद्देनजर, पंजाब में आप जानते हैं कि 2022 के शुरुआती महीनों में चुनाव था, तो चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने इस प्रकार का कोई फैसला लिया हो। मैं भाजपा को सख्त शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि हमारी भावनाओं से, हमारे सेंटिमेंट से खिलवाड़ करना बंद करें। आपने ये वादा पूरी धूमधाम से किया था, हम आपको मजबूर करेंगे इस वादे को पूरा करने के लिए। और दुख की बात यह है कि जब आज मैंने सदन में यह सवाल पूछा तो भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री साहब सदन में मौजूद थे। उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में एक जलेबी की तरह घुमा फिराकर कोई बातें कहीं, जिन बातों का ना कोई सर था ना पैर था। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सवाल का जवाब मौखिक तौर पे तो नहीं दे पाए, लेकिन लिखित तौर पे माननीय रेल मंत्री जरूर दें। और हम आम आदमी पार्टी की ओर से ये कोशिश करते रहेंगे कि उस रेल को, जो इसकी अनाउंसमेंट बीजेपी ने करी थी, वो वास्तविकता में तब्दील हो। देखिए, आम आदमी पार्टी के एमएलएज, आम आदमी पार्टी के एमपीज उस मिट्टी के नहीं बने जिसे कोई खरीद सके। इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे वो एनडीए घटक दल के भीतर की पार्टी हो या एनडीए घटक दल के बाहर की पार्टी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी में डिफेक्शंस कर करके, इंजीनियर कर करके उनके विधायक, मंत्री, सांसद तोड़े। लेकिन एक लौती ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, जिस पार्टी के विधायक ना बिकते हैं ना डरते हैं। आपको याद होगा 2013 में जब दिल्ली में पहला चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव में हिस्सा लिया था, तब मैं भी नया नया स्पोक्स पर्सन बना था और अक्सर मैं आप लोगों से बातचीत में कहा करता था कि भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए दिल्ली में 36 का आंकड़ा चाहिए था। 32 सीटें, 36 का आंकड़ा, यानी कि सिर्फ 4 विधायक आम आदमी पार्टी के तोड़ने थे, सिर्फ 4 विधायक। लेकिन आम आदमी पार्टी के 28 विधायकों में से एक भी विधायक भाजपा नहीं तोड़ पाई थी। वो इसलिए नहीं तोड़ पाई थी कि आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने कि उनको कोई डरा ले या उनको कोई धमका ले या उनको कोई खरीद ले। इसीलिए आम आदमी पार्टी को डर नहीं लगता। लेकिन लोकतंत्र का जो स्वास्थ्य है इस देश में, वो बिगड़ता जा रहा है। लोकतंत्र आज आईसीयू में है और ये हमारी कोशिश है कि हम एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होते हुए, एक कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए, एक कंस्ट्रक्टिव बड़ी लेजिस्लेचर पार्टी राज्यसभा में होते हुए कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाएं जिससे भारत में लोकतंत्र और मजबूत हो। उस दिशा में एक छोटी सी पहल।